नमस्कार, मैं अमरेश कुमार। आज हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह से बहुत सारे गैस जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, CO2 इत्यादि, ये सब वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होते हैं और पृथ्वी से परावर्तित होने वाली जो हाई वेवलेंथ एनर्जी होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं और वापस पृथ्वी तक छोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है। यह वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। और वैश्विक ऊष्मन किस तरह से जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, आज के लेक्चर में हम देखने का प्रयास करेंगे कि वैश्विक ऊष्मन का क्या प्रभाव पड़ रहा है पूरे विश्व पे, यहाँ के जीवमंडल पे, स्थल मंडल पे, जल मंडल पे, वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और किस तरह से यह इन्हें प्रभावित करने का कार्य कर रहा है और आने वाले समय में इसके कौन कौन से दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसे हम विशेष संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे। जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, के विशेष संदर्भ में हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने की कोशिश करेंगे। IPCC का निर्माण 1988 में हुआ था और दो ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के संयुक्त पहल से IPCC का निर्माण हुआ था। 1988 में 1988 में इसका निर्माण हुआ और इसकी जो पहली रिपोर्ट आई थी वो भी 1988 में ही आई थी। IPCC है क्या, ये काम कैसे करता है? एक्चुअली इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये पूरे विश्व में स्थित अलग अलग प्रयोगशालाओं का संगठन है, उनका कोलैबोरेशन है। वहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं, वो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। वो इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं, वो अलग अलग देशों को, हमारे जीवमंडल को, स्थल मंडल को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इन चीज़ों का वे अध्ययन करते हैं और इन चीज़ों को आपस में साझा करने का कार्य करते हैं। आज के संदर्भ में देखा जाए तो जो IPCC है वो अलग अलग देशों को चेतावनी भी देती है और समय के पहले उन्हें सचेत करने का कार्य करती है कि जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप आने वाले समय में उन देशों को कौन कौन से दुष्प्रभावों का या फिर कौन कौन से जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। IPCC की जो पहली रिपोर्ट आई थी वो 1988 में आई थी, जिस साल इसका निर्माण हुआ। और अभी जो रिसेंट इसकी रिपोर्ट आई है, जो है 6th रिपोर्ट, छठी रिपोर्ट, वो 2021 में आई है। हम आज जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को IPCC की ये जो छठी रिपोर्ट है उसके संदर्भ में ही समझने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी गई है वो लिखी गई है कि अगर हमें जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, अगर उनसे बचना है तो हमें 2100 तक, यानी 2100 तक जो पृथ्वी का तापमान था, जो 2100 तक पृथ्वी का तापमान होगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल के रेस्पेक्ट में, वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो था 1850 के आसपास का समय और 2100 के आसपास का जो समय होगा, तो उन दोनों के बीच में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा होता है तो ऐसी परिस्थिति में जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव होंगे वो बड़े स्तर पर पूरी पृथ्वी को, यहाँ के जीवमंडल को प्रभावित करेंगे और वह हमारे लिए विनाशकारी भी साबित हो सकता है। इसके संदर्भ में IPCC के बारे में IPCC के द्वारा कहा गया है कि अगर हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 2050 तक नेट कार्बन जीरो एमिशन पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2050 तक वैश्विक स्तर पे हर एक देश को जो नेट कार्बन एमिशन होता है CO2 के रूप में, वो इतना ही करना पड़ेगा जितना हमारी पृथ्वी पर उपस्थित वन या फिर हमारी पृथ्वी को उपस्थित जो जलमंडल है, जो समुद्र है, उसे सोख सके। अगर हम उससे ज़्यादा CO2 का एमिशन करते हैं तो ये हमारे लिए लाभदायक हो तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। ठीक है, अगर हम तापमान के संदर्भ में इसे समझने की कोशिश करें तो हम जैसा कि जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि जो तापमान है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है कि जो इवेपोरेशन है उसकी क्रिया बढ़ती है, इवेपोरेशन बढ़ता है। साथ ही साथ तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है, जो वायुमंडल है उसके नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है और जब वायुमंडल के नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है तो इसके फलस्वरूप जो प्रेसिपिटेशन होता है, जो वर्षण होता है, वो बढ़ेगा।
लेकिन मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में जो कि आइलैंड्स हैं या फिर जो समुद्र से सटे हुए क्षेत्र हैं, समुद्र से सटे हुए जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे होने वाला जो वर्षण है वो बढ़ेगा, और वो भी होगा, और वो भी वर्षण जो होगा वो किस रूप में होगा, तो मुख्य रूप से साइक्लोन्स के रूप में, चक्रवात के रूप में। जो साइक्लोन्स हैं उनकी इंटेंसिटी और उनकी जो भयावहता है वो समय के साथ बढ़ेगी। और अगर भारत के विशेष संदर्भ में बात की जाए तो भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है, मतलब भारत का जो ईस्ट कोस्ट वाला क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब क्षेत्र आते हैं, वहाँ पे जो साइक्लोन की भयावहता है और वहाँ पे जो साइक्लोन की इंटेंसिटी है वो समय के साथ बढ़ेगी, जिसके कारण जान माल की क्षति बड़े स्तर पर होने की संभावना है आने वाले समय में। साथ ही साथ इसे हम ग्लेशियर्स से भी जोड़ करके देख सकते हैं। तापमान बढ़ने के फलस्वरूप वैश्विक स्तर पर हिमालय में और भी दूसरे देशों में जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। वो तेज़ी से पिघल रहे हैं क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। और इस कारण से क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर्स हैं उनका जो साइज़ है वो बहुत तेज़ी से घट रहा है। ग्लेशियर का साइज़ घटने के कारण क्या होता है, बहुत सारी नदियाँ हैं जो इनसे निकलती हैं। इन नदियों में जो जल की मात्रा है वो प्रभावित हो रही है। इन नदियों में जल से प्रभावित होने वाली मात्रा को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। ऐसा इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तापमान बढ़ेगा और जब ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का जो दर है वो बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में जल की मात्रा बढ़ेगी। साथ ही साथ लंबी अवधि में जब अधिकतर ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो नदियों में जल की मात्रा है वो घटेगी। और इसे हम भारत के विशेष संदर्भ में भी देख सकते हैं। जैसे भारत का जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, या सिंधु का जो मैदानी क्षेत्र है, या ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे आने वाले समय में नदियों में जो जल की मात्रा है वो धीरे धीरे घटने वाली है, क्योंकि उनके ग्लेशियर्स का जो आकार है वो बहुत तेज़ी से घट रहा है। साथ ही साथ जो पोलर आइस कैप्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से घट रहे हैं, और इसका भी मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग ही है, क्योंकि जो पोलर आइस कैप्स हैं बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो पीने योग्य जल था, जो मुख्य रूप से पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में ही संचित होता है, वो बहुत तेज़ी से धीरे धीरे घट रहा है, और यह एक भयावह स्वरूप धारण कर सकता है आने वाले समय में। और पीने योग्य जल की किल्लत हो सकती है न सिर्फ भारत के स्तर पे बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पे। अगर हम एग्रीकल्चर के विशेष संदर्भ में देखने की कोशिश करें तो अगर भारत के विशेष संदर्भ में जो कृषि है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का, उसे अगर हम देखने की कोशिश करें तो भारत के विशेष संदर्भ में जो राइस है, या जो कॉर्न है, या जो व्हीट है, इन सब का जो प्रोडक्शन है वो घटेगा। न सिर्फ प्रोडक्टिविटी घटेगी बल्कि जो फसलों की विविधता है वो भी प्रभावित होगी। प्रोडक्शन भी घटने वाला है, प्रोडक्टिविटी घटेगी, और जो फसलों की विविधता है वो भी घटेगी। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हम इसे यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले तो जो प्रेसिपिटेशन है, वर्षण। आईपीसीसी की जो 6th रिपोर्ट है उसमें भारत के संदर्भ में कहा गया है कि जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान का जो मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे वर्षा की मात्रा थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है और जो ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे वर्षा की मात्रा घटेगी। उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो फसल होते थे, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, या फिर वेस्ट बंगाल का क्षेत्र हो, वो विपरीत रूप से प्रभावित होंगे। यहाँ पे होने वाली फसल की जो मात्रा है वो प्रभावित होगी। जो फसल है उनका जो उत्पादन है घटेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी घटेगी। साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन घट रहा है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो ग्लेशियर्स है उनका साइज समय के साथ घट रहा है। जब ग्लेशियर्स का आकार समय के साथ घटेगा तो ऐसी परिस्थिति में चूंकि बहुत सारे नहर निकलते हैं, बहुत सारी नदियों से जो कि ग्लेशियर से निकलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना जैसी नदियों से, तो उनमें जब जल की मात्रा घटेगी तो उनसे जो नहर निकले थे जिनसे सिंचाई की सुविधा मिलती थी वो उस तरह से सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसके फलस्वरूप भी जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो घटेगा। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर पेस्ट्स होते हैं, मतलब वैसे कीट जो एग्रीकल्चर की जो फसल है उसे हानि पहुंचाते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं, उनकी जो भयावहता है और उन कीटों की जो संख्या है वो भी तापमान बढ़ने के साथ बढ़ेगी। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फसल इन कीटों के फलस्वरूप नष्ट होगा, जिसके फलस्वरूप भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो घटेगा। और यह हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आने वाला है, अगर हम इसके अनुरूप खुद को अभी से अनुकूलित नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में।
साथ ही इसके फलस्वरूप क्या होगा कि अगर हम एग्रीकल्चर का, मान लीजिए अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अगर घट रहा है तो उसे बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का उपयोग करेंगे। जब फर्टिलाइजर्स का उपयोग अगर बढ़ेगा तो यह भी हमारे लिए हानिकारक होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर से ज़्यादा उपयोग के कारण जैसे कि हमें पता है उसमें एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये हमारे वायुमंडल के लिए, हमारे स्थल मंडल के लिए हानिकारक हो सकते हैं। साथ ही ये यूट्रॉफिकेशन के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जलाशय जो इन फर्टिलाइजर से संक्रमित होंगे वहाँ पे यूट्रॉफिकेशन की क्रिया हो सकती है, जो कि उस जलाशय के जीव मंडल के लिए हानिकारक हो सकता है। साथ ही साथ चूँकि प्रेसिपिटेशन घट रहा है, वर्षण घट रहा है, साथ ही साथ नदियों में जल की मात्रा भी घट रही है। इसीलिए अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए हमें भूमिगत जल पे हमारी जो निर्भरता है वो बढ़ेगी, और जब भूमिगत जल पे हमारी जो निर्भरता है वो बढ़ेगी, फिर पीने योग्य जल जो होता है उसकी जो किल्लत होती है वो समय के साथ बढ़ेगी। यहाँ पे मुख्य रूप से दो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। पहली जो है कि जो फसल का उत्पादन है वो घटेगा, मतलब फूड सिक्योरिटी हमारे लिए एक चैलेंज बन करके उभरेगा, और दूसरा जो पीने योग्य जल है उसकी जो मात्रा है वो समय के साथ घटेगी। ऐसी परिस्थिति में जल के लिए देशों के बीच विवाद, या फिर एक ही देश के विभिन्न राज्यों के बीच जल और खाद्य संसाधनों के लिए जो विवाद है वो आने वाले समय में बढ़ेगा। और भारत जैसे देश में जहाँ पे आबादी इतनी ज़्यादा है, और दूसरे देशों में भी मुख्य रूप से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जल और खाने योग्य संसाधन जो है वो आने वाले समय में गृह युद्ध का कारण भी बन सकते हैं, गृह युद्ध का रूप भी ले सकते हैं। अगर हम वाटर रिसोर्सेज की चर्चा करें तो वाटर रिसोर्सेज किस रूप से प्रभावित हो रहे हैं, तो इसे हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहला जो फ्रेश वाटर है, मतलब जो पीने योग्य जल है वो, और दूसरा जो ओशन वाटर है, मतलब जो खारा जल है वो। जैसे फ्रेश वाटर देखें, क्योंकि हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, जो पोलर आइस कैप्स हैं वो तेज़ी से मेल्ट होते हैं, और साथ ही साथ जो ग्लेशियर्स हैं वो भी तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, और मुख्य रूप से जो पीने योग्य जल है वो यहीं पे स्थित है। मुख्य रूप से पोलर आइस कैप्स पे करीब 1.9%, और जो ग्लेशियर्स है वहाँ पे जब ये पानी मेल्ट हो रहा है तो ये पानी मेल्ट होकर के तेज़ी से समुद्र में मिल रहा है, और इस तरह का पानी पीने योग्य नहीं रहता। मतलब जो फ्रेश वाटर रिसोर्स हैं वो बहुत तेज़ी से घट रहे हैं। साथ ही साथ अगर जो भूमिगत वाटर है, जो भूमिगत जल स्रोत हैं वो भी तेज़ी से घटेंगे, क्योंकि उनका तेज़ी से उपयोग होगा किस लिए, तो सिंचाई के लिए। इसीलिए जो भूमिगत जल स्रोत हैं वो भी तेज़ी से घटेंगे, और आने वाले समय में पीने योग्य जल की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। और ऐसी संभावना व्यक्त की गई है आईपीसीसी के द्वारा ही कि 2020 तक करीब 75 से लेकर के 250 मिलियन लोग, करीब 75 मिलियन से लेकर के 250 मिलियन लोग पीने योग्य जल की समस्या से जूझ रहे होंगे पूरे विश्व में। और इसका मुख्य कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन। अगर हम ओशन के विशेष संदर्भ में बात करने की कोशिश करें, मतलब ओशन मतलब समुद्र, तो ओशन का वाटर जो होगा, ओशन का वाटर लेवल जो होगा वो धीरे धीरे राइज करेगा। इसके दो कारण होंगे। पहला कारण तो ये कि वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप जो पानी का तापमान है वो बढ़ेगा, और पानी का तापमान बढ़ने के फलस्वरूप उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप जो वाटर लेवल है वो राइज करेगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण होगा कि जो पोलर आइस कैप्स हैं वो बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं, और जब पोलर आइस कैप्स में चूँकि बर्फ़ की बहुत बड़ी मात्रा वहाँ पे है, अगर वो मेल्ट होंगे तो वो जाकर के समुद्र में गिरेंगे, जिसके फलस्वरूप भी समुद्र का जो जलस्तर है वो तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ेगा, और बहुत सारे कोस्टल एरियाज़ और आइलैंड्स, मुख्य रूप से जो कोरल रीफ से बेस्ड आइलैंड्स हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, लक्षद्वीप हो गया, जो मुख्य रूप से कोरल रीफ से बसे हुए हैं, और वो समुद्र के जलस्तर से ज़्यादा ऊपर नहीं है, वो तेज़ी से डूबेंगे। और साथ ही साथ जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे भारत के कोस्टल एरियाज़ में जैसे गोवा हो गया, मुंबई का कोस्टल एरिया हो गया, मुख्य रूप से जो वेस्टर्न कोस्ट वाले कोस्टल एरियाज़ हैं वो भी बहुत तेज़ी से प्रभावित होंगे। वो भी धीरे धीरे पानी क्योंकि समुद्र का जलस्तर ऊपर उठेगा, इसीलिए उनकी भी पानी में डूबने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। साथ ही साथ जो समुद्र हैं वहाँ पे आने वाले, पहले भी लेक्चर में हम बात कर चुके थे हीट वेव्स के बारे में। जो समय के साथ जो हीट वेव्स हैं, जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। वो लंबे समय तक समुद्र के वाटर को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप
हीट वेव्स के फलस्वरूप ही समुद्र का पानी लंबे समय तक लगातार गर्म बना रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की जो जैव विविधता है, वहाँ की जो कोरल रीफ्स हैं वो प्रभावित होती हैं, और इसके फलस्वरूप यहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है समुद्र का वो प्रभावित होता है, और वो स्थल मंडल के पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ जो ओशन एसिडिफिकेशन है वो भी समय के साथ बढ़ रहा है, और ओशन एसिडिफिकेशन का मुख्य कारण है एसिड रेन, मतलब जो रेन होती है जिसमें H2SO4 HNO3 की मात्रा ज़्यादा होती है, वो डायरेक्ट समुद्र के ऊपर हो या उस तरह का जल अगर नदियों के माध्यम से भी समुद्र में जाकर के मिलता है तो वो समुद्र की पानी की जो एसिडिटी होता है उसे बढ़ा देता है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो समुद्र होते हैं वो मेजर सिंक की तरह काम करते हैं जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। अधिकतर CO2 का एब्जॉर्प्शन समुद्रों के द्वारा ही होता है। जब समुद्र के पानी में CO2 की मात्रा बढ़ती है तो ये CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है, और वो H2CO3 एक एसिड है। इसके फलस्वरूप एसिडिफिकेशन की मात्रा बढ़ रही है, और यह भी जो समुद्री जैवमंडल है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है और वहाँ पे पाए जाने वाले जो कोरल रीफ्स हैं और दूसरे जीव हैं उनको विपरीत रूप से प्रभावित कर रहा है। हमने देखा कि ओशन वाटर को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि स्थल मंडल पे यह बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के फलस्वरूप क्या होता है कि जो टेम्परेचर बेल्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं, अक्षांशों में भी, और उसे हम पहाड़ों के ऊपर भी देख सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर भी जो टेम्परेचर बेल्ट्स हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं, और अक्षांशों में भी जो टेम्परेचर बेल्ट थे वो नॉर्थ में भी धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं, और साउथ में भी धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जलवायु परिवर्तन के कारण जब टेम्परेचर बेल्ट्स ऊपर की ओर मूव करते हैं कि विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जो वनस्पति हैं उनके लिए जो क्लाइमेट होता है, जो जलवायु होता है वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर पाए जाने वाले जो जीव हैं वो चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन के अनुसार अगर खुद को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो जाएगी, और वो जीव जो हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। और इस तरह से जीवों का लुप्त होना हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए, हमारे जलवायु मंडल के लिए, हमारे जैव मंडल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम हिमालय के विशेष परिप्रेक्ष्य में बात करें, जैसे भारत की बात करें, भूटान या फिर नेपाल की बात करें, तो यहाँ पे तो जो हिमालय है उसके आसपास का जो उसके आसपास का जो जैव मंडल है उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में उसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और वो है किस कारण से, तो वहाँ पे जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो वहाँ के जैव मंडल को वही सपोर्ट करती हैं, उन्हीं के फलस्वरूप वहाँ का जैव मंडल है। अगर ये नदियाँ समय के साथ प्रभावित होती हैं, जैसा कि हमने देखा था कि जो पोलर की जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, इसके कारण नदियों में जल की मात्रा जो है समय के साथ घट रही है। इसीलिए ये जो हॉट स्पॉट्स हैं जो हमने बात की, भूटान, नेपाल या फिर जो हिमालय के क्षेत्रों में, वो किन पे निर्भर है, यहाँ पे बहने वाली नदियों के ऊपर। और इन नदियों में अगर जल की मात्रा समय के साथ घटती है तो ऐसी परिस्थिति में ये जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे रहने वाले जो जीव हैं वो समय के साथ प्रभावित होंगे और लुप्त होने के कगार पे भी आ सकते हैं। वही अगर डेजर्ट्स की बात की जाए, जो मरुस्थल की बात की जाए, तो जो जलवायु परिवर्तन है वो डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा देगा, वो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देगा। मतलब जो डेजर्ट्स हैं और जो मरुस्थल हैं उनका जो आकार है वो समय के साथ बढ़ेगा। जैसे भारत के विशेष संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान का जो वेस्टर्न इलाका है वो मुख्य रूप से डेजर्ट्स है, तो उसका जो आकार होगा वो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा, और उसका जो आकार होगा वो उन क्षेत्रों को भी शामिल अपने में कर लेगा जो कि अभी सेमी डेजर्ट एरियाज हैं। ठीक है। और अगर हमने इस तरह से बायोडाइवर्सिटी के विशेष परिप्रेक्ष्य में इससे देखने की कोशिश किया, अब हम ह्यूमन हेल्थ मतलब मनुष्य का जो स्वास्थ्य है उस पर जो इसका विशेष पड़ने वाला प्रभाव हो सकता है उसके विशेष संदर्भ में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज। हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो समय के साथ घटेगा, बहुत सारे इसके कारण थे, हम देख चुके हैं। और जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अगर घटेगा तो फिर माल न्यूट्रिशन के लिए उत्तरदायी होगा। लोगों को पोषक तत्व मिल नहीं पाएंगे, पर्याप्त मात्रा में उन्हें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं
वो जो होते हैं या फिर जिन्हें कुपोषण जनित रोग कहा जाता है, उनकी जो संख्या होती है और उससे प्रभावित लोगों की जो संख्या होती है वो समय के साथ बढ़ेगी। साथ ही साथ वाटर बॉर्न डिजीज़ भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखा जलवायु परिवर्तन है, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी, कहीं पे ड्राउट्स होगा, कहीं पे फ्लड होगा। ऐसी परिस्थिति में जो पीने योग्य जल है उसकी भी मात्रा चूँकि समय के साथ घट रही है, और फ्लड्स हो गया, ड्राउट हो गया, ये सब जल को कॉन्टामिनेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जैसे कॉलरा हो गया या टाइफाइड हो गया, उनकी जो संभावना है वो समय के साथ बढ़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ को देखें तो उनकी भी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ हैं वो मुख्य रूप से किस कारण से होते हैं, इंसेक्ट्स के कारण, यानी मच्छरों के कारण या दूसरे इंसेक्ट्स के कारण। जब तापमान बढ़ता है तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, जिसके फलस्वरूप इनसे जो होने वाले डिजीज़ हैं वो बढ़ेंगे। और सिर्फ ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही नहीं, अब धीरे धीरे ट्रॉपिक्स के बाहर ऊपर के क्षेत्रों में और पहाड़ की ऊंचाइयों पे भी ये जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ हैं उनकी संभावना बढ़ेगी, क्योंकि तापमान बढ़ने के फलस्वरूप ये जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ है इनका जो क्षेत्र है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे साइक्लोन्स आएंगे, वहाँ पे साइक्लोन्स की संभावना बढ़ेगी जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप, और साइक्लोन्स के फलस्वरूप यहाँ पे क्या होगा, फ्लड्स की संभावना बढ़ेगी। फ्लड्स की संभावना के फलस्वरूप भी वहाँ पे बड़े मात्रा में जान माल की क्षति होगी, और वो भी अलग अलग बीमारियों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। इस तरह से हमने समझने की कोशिश की कि किस तरह से बढ़ता हुआ तापमान, बढ़ता हुआ समुद्र का स्तर, ग्लेशियर्स का बड़ी मात्रा में पिघलना, पोलर आइस कैप्स का बड़ी मात्रा में पिघलना किस तरह से अनेक समस्याओं को जन्म दे सकता है, जैसे हमारे लिए फूड सिक्योरिटी, जो पीने योग्य जल है उसकी कमी। उसके बाद यह किस तरह से हमने देखा कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रभावित कर सकता है। यह किस तरह से जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ हैं और जो अलग अलग डिजीज़ हैं अलग अलग कारणों से हो सकते हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। और इस तरह से देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन हमारे लिए अनेक समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसीलिए आज के अगर विशेष संदर्भ में देखा जाए तो विश्व के लगभग सभी देशों को आपस में मिलकर बात करने की ज़रूरत है, और एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और एक ठोस इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है कि हमें जलवायु परिवर्तन से किस तरह से निपटना है। कुछ रूल्स बनाने की ज़रूरत है जो हर एक देश पे बाइंडिंग हो, और वो रूल्स इस तरह के हो कि हम अच्छे से जलवायु परिवर्तन से निपट पाएँ। जैसे कि जो मुख्य रूप से जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनका जो उत्सर्जन है, उनका जो उपयोग है वो धीरे धीरे कम करना है, ताकि जो CO2 है उसका उत्सर्जन कम हो। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो धारणीय विकास है, उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, वनीकरण पे ज़्यादा जोर हो, ताकि CO2 के जो सिंक हैं, जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, वो जो वन हैं उनकी जो मात्रा है वो स्थलमंडल पे धीरे धीरे बढ़े। साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा कि एग्रीकल्चर को यह किस तरह से प्रभावित कर रहा था, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो थी वो घट रही थी। इसीलिए हमें, अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो वैसी परिस्थिति में हमें खाद्य पदार्थों के ऐसे किस्मों को विकसित करने की आवश्यकता है जो चेंज्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी अच्छा उत्पादन दे सकें, ताकि हम जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से बेहतर ढंग से निपट सकें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नमस्कार।